नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नासा के नियर शूमेकर मिशन के बारे में। नियर शूमेकर पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया था जो एस्टेरॉयड की सतह पर लैंड करके सफलतापूर्वक डेटा वापस भेज पाया था धरती पर। अब वैसे तो ये मिशन 2001 में ही पूरा हो गया था। रिसेंटली इसकी 20th एनिवर्सरी थी, इसीलिए इस पर न्यूज आर्टिकल्स आए थे काफी सारे। और यूपीएससी को इस तरह के सवाल पूछना बहुत पसंद है, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के स्टेज में, तो इसीलिए आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एस्टेरॉयड क्या होता है। तो देखिए, एस्टेरॉयड को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, यानी कि एक छोटा प्लैनेट, एक छोटा ग्रह। तो ये चट्टानों से या मेटल से या डर्ट और आइस से बना होता है। एक छोटे प्लैनेट जैसी ये बॉडी होती है और इसका भी एक ऑर्बिट होता है। एस्टेरॉयड से भी जो छोटी बॉडीज होती है उनको हम कहते हैं मीटियोरॉइड्स। फिर जब ये मीटियोरॉइड्स धरती के वातावरण में एंटर हो जाते हैं तब हम इनको कहते हैं मीटियोर या फिर उल्का, और ये हमें शूटिंग स्टार के रूप में नजर आते हैं जिनको देखकर बच्चे विश मांगते हैं। और फिर होता है मीटियोराइट। तो अगर कोई मीटियोर या मीटियोरॉइड पूरे एटमॉस्फेयर के ट्रैवल को सर्वाइव करके धरती तक पहुंच जाता है तो फिर उसको मीटियोराइट कहा जाता है। तो ये साइज में बहुत ही छोटा हो जाता है और ये जब एस्टेरॉयड होता है या फिर मीटियोरॉइड्स होते हैं तो ये काफी बड़े होते हैं। आज से 450 करोड़ साल पहले जब प्लैनेट्स का निर्माण हो रहा था उस समय जो एक्स्ट्रा टुकड़े बच गए वो एस्टेरॉयड बन गए थे। तो बेसिकली ये लेफ्ट ओवर हैं प्लैनेट के फॉर्मेशन में से। तो इसीलिए इनको मैं कह सकता हूं कि ये प्लैनेट के छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, जो भी आप कहना चाहो। तो इनको इसीलिए माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस प्लैनेट से मिलता जुलता है। अब कई सारे एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स। ज्यादातर मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में ये देखे जाते हैं और इसीलिए इस बेल्ट को कहते हैं हम एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ज्यादातर एस्टेरॉइड्स यहीं पे मिलेंगे, लेकिन कुछ हमें जुपिटर के ऑर्बिट के आसपास भी मिलते हैं, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स जिनको कहा जाता है। तो प्लैनेट के फॉर्मेशन में एक्स्ट्रा बचे इन टुकड़ों को स्टडी करने की हमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इनको स्टडी करके हमें अर्थ कैसे बना, प्लैनेट्स कैसे बने और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। इसीलिए ये नियर प्रोग्राम लॉन्च किया था नासा ने। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप अनअकैडमी पर मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी जगह यू कैन सर्च मी वाया महिपाल राठौड़ हैंडल। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। रविवार को मेगा कॉम्बैट आ रहा है जिसमें न केवल स्कॉलरशिप्स बल्कि अट्रैक्टिव प्राइसेस भी हैं जीतने के लिए। कॉम्बैट का लिंक नीचे पहले कॉमेंट में मिलेगा। यू कैन यूज दिस कोड टू ज्वाइन इन। 1990 के दशक में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने नियर मिशन लॉन्च किया एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने के लिए। लक्ष्य था कि किसी एक एस्टेरॉइड के पास में एक ऑर्बिटर को पहुंचाकर उसके चारों तरफ से उसके फोटोग्राफ्स लिए जाएं और डेटा एनालाइज किया जाए। तो इस मिशन का नाम रखा गया नियर अर्थ एस्टेरॉइड रॉन्डेवू। नियर अर्थ एस्टेरॉइड का मतलब ऐसा एस्टेरॉइड जो धरती के निकट आता है और उससे मुलाकात या रॉन्डेवू करने जा रहे थे ये स्पेसक्राफ्ट। तो इसका मिशन का नाम ओरिजिनली केवल नियर था, बाद में नाम ऐड कर दिया गया इसमें शूमेकर और पूरा नाम बन गया नियर शूमेकर। तो ये बहुत ही सस्ता मिशन था, लो कॉस्ट मिशन था। केवल इसका टारगेट था कि एस्टेरॉयड को ऑर्बिट करना है और उस समय नासा का एक डिस्कवरी प्रोग्राम चल रहा था, उसके अधीन इसको लॉन्च किया गया था। कौन से एस्टेरॉयड को टारगेट किया गया? 433 ईरोस। ये एक नोन एस्टेरॉयड था। 100 साल से इसको इंसान देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो ये थोड़ा नोन सा एस्टेरॉयड था हमारे लिए और इसीलिए इसको टारगेट किया गया। इसकी दूरी धरती से 355 मिलियन किलोमीटर थी और नियर का लक्ष्य क्या था कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी हमें मिल जाए। अब इस इरोस का भी एक इंटरेस्टिंग इतिहास है। 1898 में इसकी डिस्कवरी करी गई थी दो लोगों द्वारा इंडिपेंडेंटली। तो एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे कार्ल गुस्ताव विट और एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे ऑगस्ट चार्लोआ। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली एक ही दिन इस एस्टेरॉयड को देखा था, डिस्कवर किया था और दोनों ने इसे रिपोर्ट किया। इसका नाम रखा गया इरोस। अब उस समय तक एस्टेरॉइड्स के नाम महिलाओं के पीछे रखे जाते थे। पहली बार कोई एस्टेरॉयड पुरुष के पीछे रखा गया नाम, और ये पुरुष कौन थे? ग्रीक गॉड ऑफ लव, यानी कि ग्रीक मैथोलॉजी में जो प्रेम के देवता हैं उनको इरोस कहा जाता है। ये उनकी एक स्टैचू है। इरोटिक शब्द भी यहीं से आता है, आपने अगर ये शब्द सुना हो, दिस इरोटिक वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक गॉड ऑफ लव इरोस। तो इरोस जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी में एफ्रोडाइटी और एरीज के बेटे होते हैं। इरोस एस्टेरॉयड की डिस्कवरी के कुछ ही हफ्ते में हमें यह भी मालूम चल गया कि ये मार्स के ऑर्बिट के निकट आ जाएगा और जो धरती के इतना निकट आ जाता है एस्टेरॉयड उसको हम कहते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉयड, यानी कि ये धरती के काफी नजदीक आएगा। तो इरोस दुनिया का पहला नियर अर्थ एस्टेरॉयड बन गया जिसको डिस्कवर किया गया था। तो फरवरी 1996 में नासा ने नियर को लॉन्च किया और ये पहला स्पेसक्राफ्ट बना था जो सोलर सेल्स पर निर्भर था अपने पावर के लिए, जो मार्स ऑर्बिट के आगे जाने वाला था। जून 1997 में इसने एक अनोखा काम किया।
इसका टारगेट तो था इरोस, लेकिन एक दूसरे एस्टेरॉइड के निकट से ये गुजरा और उसके बारे में भी काफी जानकारी हमें मिल गई। ये एस्टेरॉइड था 253 मटिल्डा। तो इस एस्टेरॉइड की जानकारी हमें बोनस के रूप में मिल जाती है, क्योंकि जो नियर स्पेसक्राफ्ट है वो मटिल्डा के 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस में आ गया था और इसने 60% एस्टेरॉइड के सरफेस के फोटोग्राफ्स खींचे और उसमें हमें काफी कुछ जानकारियां मिली, उसके क्रेटर्स के बारे में हमें पता चला और ये पहले माना जाता था उससे कम डेंसिटी वाला एस्टेरॉइड निकला। उसके बाद ये ग्रेविटी असिस्ट के माध्यम से अर्थ फ्लाई बाय एनकाउंटर से आगे बढ़ता है इरोस की तरफ, लेकिन तब तक इसका इंजन खराब हो चुका था और इसीलिए इसको स्टेबलाइज करना काफी मुश्किल था और मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं इस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। लेकिन नियर को जो अर्थ से असिस्ट मिला था, ग्रेविटी असिस्ट, वो आप देख सकते हो इस जिफ में। यहां पर आपको जो पिंक कलर का ऑर्बिट नजर आ रहा है ये है नियर शूमेकर का ऑर्बिट। तो यहां पर आप देखो इसको एक पुश मिलता है अर्थ की ग्रेविटी से और स्लिंग शॉट करते हुए ये अपने ऑर्बिट की तरफ यानी कि इरोस के ऑर्बिट की तरफ चला गया। इरोस का ऑर्बिट जो है वो आपको ग्रीन कलर में नजर आएगा और मटिल्डा का ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में। जो डार्क ब्लू कलर का ये वाला ऑर्बिट है ये अर्थ है और बीच में ये रहा हमारा सन। इसको आप चाहो तो पॉज करके आराम से देख सकते हो। तो कुल मिला के इस नियर स्पेसक्राफ्ट को 4 साल लगे अपने टारगेट एस्टेरॉइड तक पहुंचने में। कई तकनीकी चुनौतियों से गुजरते हुए फाइनली नियर स्पेसक्राफ्ट इरोस के पास में पहुंचता है दिसंबर 1998 में। याद रखना उसके ऑर्बिट में इंसर्ट नहीं हुआ था, अभी वो एस्टेरॉइड को ऑर्बिट नहीं कर रहा है, बस बगल से निकल गया, फ्लाई बाय जिसको कहते हैं, इट जस्ट फ्लू बाय द एस्टेरॉइड। लेकिन उसमें भी उसने कुछ तस्वीरें खींची और इरोस की साइज काफी छोटी पता चली जो एक्सपेक्टेड थी उससे। फाइनली नियर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है 14 फरवरी 2000 को, वैलेंटाइंस डे का दिन, और प्यार के देवता के नाम पर जो एस्टेरॉइड नामित है उसके ऑर्बिट में फाइनली ये इंसर्ट हो जाता है। यानी कि अब ये एस्टेरॉइड के चारों तरफ घूम रहा है, उसके चक्कर लगा रहा है और कंटिन्यूअसली उसके फोटोग्राफ्स खींचने में सफल रहेगा। इस प्रकार से नियर स्पेसक्राफ्ट पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन गया जो किसी भी माइनर प्लैनेट या एस्टेरॉइड के चक्कर लगाने में, ऑर्बिट करने में उसको सफल रहता है। 1 महीने तक सफलतापूर्वक एस्टेरॉइड के चक्कर लगाने के बाद नासा ने इस मिशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल डिक्लेयर किया और कहा कि अब इसका नाम हम चेंज करेंगे। यूजीन शूमेकर, जो कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे और प्लैनेटरी साइंटिस्ट थे, उनके नाम के पीछे इस मिशन का नाम अब रखा जाएगा नियर शूमेकर। तो ये इसका पूरा नाम बन गया है आफ्टर यूजीन शूमेकर हु वाज अ साइंटिस्ट। तो इन्होंने 20वीं सदी में एस्टेरॉइड इंपैक्ट को काफी डीपली स्टडी किया था। लेकिन अब कुछ महीने बाद नासा को लगा कि ये ऑर्बिट तो सक्सेसफुली कर रहा है, जो काम करने इसे भेजा गया था वो तो हो गया, अब कोशिश करते हैं कि इसको एस्टेरॉइड पर लैंड करवा दें। तो इन्होंने बहुत ही मुश्किल से इसे एस्टेरॉइड पर लैंड करवाया, जबकि याद रखना कि इसमें लैंडिंग गियर वगैरह कुछ नहीं था। इट वाज नॉट सपोज टू लैंड ऑन दी सरफेस ऑफ द एस्टेरॉइड। और आप जानते हैं कि लैंडिंग मिशंस कितने डेंजरस होते हैं। भारत का जो चंद्रयान मिशन था उसकी लैंडिंग में प्रॉब्लम आई थी, ये बात आप सभी को मालूम ही होगी 2019 में। तो यहां पर ये लैंडिंग जो है इसके लिए स्पेसक्राफ्ट को तैयार ही नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इसको इन्होंने लैंड करवा दिया सतह पर 12 फरवरी 2001 को। लैंडिंग के 2 हफ्ते बाद तक नियर शूमेकर से सफलतापूर्वक डेटा नासा तक आता रहा, यानी कि वो काम कर रहा था 14 दिन तक। लेकिन अल्टीमेटली एस्टेरॉइड की सतह पर जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती है, टेम्परेचर माइनस में होता है, उसके कारण वहां के इक्विपमेंट उसके काम करने बंद कर गए और अल्टीमेटली वहां से डेटा आना बंद हो गया। तो आज भी उस एस्टेरॉइड की सतह पर वो नियर शूमेकर स्पेसक्राफ्ट पड़ा है, लेकिन अब उससे कोई भी संपर्क नहीं है। नासा ने एक बार कोशिश करी थी दिसंबर 2002 में कि उससे संपर्क किया जाए, लेकिन वो संपर्क करने में असफल रहे। लेकिन फिर भी इसने 2 हफ्ते के समय में और उसके पहले 1 साल अपने ऑर्बिटर के दौरान 70% प्लैनेट सरफेस को मैप कर लिया था और उसका इंटीरियर तक का डेटा हमें भेज दिया था। तो ये इंफॉर्मेशन जो भेजी गई इस एस्टेरॉइड के बारे में, उससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हमें पता चली। ऐसा माना जाता था कि एस्टेरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। दूसरा, इससे जो इमेजेस आई उससे एस्टेरॉइड के सर्फेसेस को बहुत डिटेल में एनालाइज किया गया, स्टडी किया गया। 1,60,000 इमेजेस इसने भेजी थी, मोर देन 10 टाइम्स डेटा जो इनिशियली प्लान किया गया था। तो ये अपने टारगेट से 10 टाइम्स ओवर अचीव कर गया और ऑर्बिटर के तौर पर भेजा गया था और लैंडर के तौर पर भी सफल रहा। जाते जाते आप लोगों के लिए एक बोनस ट्रिविया इंफॉर्मेशन है। जिस प्रकार से नियर शूमेकर ने बोनस में मटिल्डा के फोटो खींच लिए थे, वैसे ही हम आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। तो मटिल्डा के जो क्रेटर्स हैं, इतने सारे क्रेटर हैं कि उसको साइंटिस्ट ने नाम देना जब शुरू किया तो उनको नाम दिया गया पूरी दुनिया में जितने भी फेमस कोल फील्ड्स हैं उनके नाम पर। तो मटिल्डा पर एक 20 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर है जिसको नाम दिया गया है दामोदर। आपको मुझे कमेंट्स में यह बताना है कि दामोदर कोलफील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अनअकैडमी पर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्सेज यहां पर हैं।
आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करते समय अगर महिपाल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। ऑप्शनल के कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं, लेकिन ऑप्शनल और जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है उस पर अभी 45% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको केवल ये प्राइस पे करनी है फॉर द कंबाइंड कोर्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाएगी। ये ऑफर केवल 14 जुलाई तक ऑनगोइंग है। इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। 20 किताबों का जीएस का सेट आपको फ्री में मिलेगा। एक्सटेंडेड वैलिडिटी इस वक्त हम दे रहे हैं मेंस 2022 या 23 तक, डिपेंडिंग ऑन 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स है। 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस टेस्ट की एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलेगी अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं। और कुछ और स्पेशल ऑफर्स इस पे चल रहे हैं जो आप यहां पॉज करके देख सकते हैं। जैसे ही आप कोर्स लें, आप एक बैच को ज्वाइन कर लीजिए, हर हफ्ते नया बैच बनता है। यहां पर आपकी एक डेडिकेटेड और टाइम बाउंड मैनर में तैयारी करवाई जाएगी पूरे सिलेबस की। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको भी ज्वाइन कीजिए, प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।